के नेक्स्ट लेक्चर में अब हम बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारणों पर कि जो पहली नगरीय और विकसित सभ्यता थी उसका कैसे पतन हो गया। एशिया में इस सभ्यता की जो धाक थी वो पूरे विश्व को प्रभावित कर रही थी। 2200 ईसा पूर्व के आसपास हड़प्पा सभ्यता के पतन के कुछ लक्षण दिखाई देने शुरू हो जाते हैं और 2000 ईसा पूर्व के आसपास ये सभ्यता का पूरी तरीके से पतन हो जाता है। मतलब लगभग 200 वर्षों तक इस सभ्यता के जो क्रमिक उत्थान और पतन की कहानी है उससे स्पष्ट पता चलता है कि इसके पतन के विभिन्न कारण रहे होंगे। कोई एक कारण तो नहीं रहा होगा, विभिन्न कारण रहे होंगे, लेकिन ज्यादातर इतिहासकार बाढ़ को कारण मानते हैं, जिसमें मार्शल माइके और यशर राव ये इतिहासकार बाढ़ को ही प्रमुख कारण मानते हैं। लेकिन अब यहाँ ध्यान देने योग्य यह बात है कि जिन शहरों का उद्भव नदियों के किनारे नहीं हुआ होगा उसके पतन के कारण कौन सा रहा होगा, क्योंकि सभी शहर तो बाढ़ से प्रभावित नहीं रहे होंगे। इस नाते इसके संबंध में विभिन्न इतिहासकारों की विभिन्न राय हैं कि कैसे एक विकसित सभ्यता, एक समुन्नत सभ्यता और साथ ही साथ एक नगरीय सभ्यता का कैसे अंत हो गया। अब यहाँ पर उसके पतन के कारणों की चर्चा कर लें। देखिए, हड़प्पा सभ्यता का पतन के संबंध में यहाँ स्पष्ट हो गया कि विद्वानों की विभिन्न राय है और कोई एक उत्तरदायी कारण नहीं माना जा सकता है। ठीक है, इसमें क्रमिक तथा प्राकृतिक और मानवीय हस्तक्षेप आदि कारण रहे हैं। हड़प्पा सभ्यता नगरीय सभ्यता से धीरे धीरे ग्रामीण सभ्यता में तब्दील हो गई। मतलब भारत के इतिहास पे अगर हम बात करें तो जैसे जब पाषाण काल की शुरुआत होती है, इसके बाद हम देखते हैं कि धातु काल आता है, यानी तांबे की खोज हो जाती है। तांबे की खोज के बाद कांसे की खोज हो जाती है। कांसे की खोज के बाद लोहे की खोज होती है। तो ऐसे जो सभ्यताओं का विकास का क्रम रहा है, भारत में शहरी सभ्यता पहले आई है और नगरीय सभ्यता बाद में आई है। जो वैदिक सभ्यता थी या जो आर्यों के द्वारा चलाई गई सभ्यता थी वो एक ग्रामीण सभ्यता थी, क्योंकि आर्य कैसा जीवन उनका था, कबीलाई जीवन था। लेकिन हड़प्पा सभ्यता के साथ ऐसा नहीं था। तो इस नाते यहाँ ये माना गया कि शहरी सभ्यता के विनाश के बाद ग्रामीण संस्कृति का उद्भव होता है। तो यहाँ पर हम स्पष्ट करें, पहला जो कारण माना गया है आर्य आक्रमण, यानी यहाँ ये बताया गया कि हड़प्पा सभ्यता का जो विनाश का मूल कारण था वो आर्यों का आक्रमण था। इसके संदर्भ में ये बताया गया है कुल 42 नर कंकालों का साक्ष्य मिला है। इससे ये पता चलता है कि आर्यों ने हमला किया और हड़प्पा सभ्यता का विनाश कर दिया। यानी जो नर कंकाल मिले थे उसके साथ से स्पष्ट होता है कि उनकी हत्या की गई थी, यानी बहुत बड़े स्तर पर नरसंहार किया गया था और इससे इस सभ्यता का पतन हो गया था। अब इसके संदर्भ में जो पहले विद्वान है ये बात मानते हैं, उनका नाम राम प्रसाद चंदा राम प्रसाद चंदा है, जिन्होंने ये माना है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन का मूल कारण आर्य आक्रमण है। ये पहले इतिहासकार है। दूसरे हैं गार्डन साइड, ये भी स्पष्ट करते हैं। तीसरे हैं मार्टिमर व्हीलर और चौथे हैं स्टुअर्ट पिकेट। ये सभी चारों इतिहासकारों का मानना क्या है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन किसके कारण हुआ, आर्यों के आक्रमण के फलस्वरूप हुआ। दूसरा एक बड़ा कारण ये भी बताया जाता है कि इंद्र को पुरंदर भी कहा जाता है, यानी किलों को ढहाने वाला कहा जाता है। तो ऐसा माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों पर एक प्रकार से आर्यों का आक्रमण हुआ था और आर्यों के जो सबसे मुख्य देवता माने जाते हैं वो इंद्र माने जाते हैं। तो ऐसे दौर में इस आक्रमण के द्वारा ही इनका विनाश हुआ था। ठीक, तो यहाँ पर ये आर्य आक्रमण का सिद्धांत हो गया। दूसरा बड़ा कारण है बाढ़। बाढ़ के संदर्भ में मार्शल मैके और यशर राव स्पष्ट कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का जो पतन हुआ था उसका मूल कारण क्या है, बाढ़ है। क्योंकि ज्यादातर शहर किसके किनारे थे, नदियों के किनारे थे। तो नदियों में जब बाढ़ आई तो उससे हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। उसके संबंध में इतिहासकार का ये मानना है कि
हड़प्पा सभ्यता 7 बार उजड़ा था और 7 बार उसको बसाया गया था। इस नाते इस कारण को माना गया। ये सर्वमान्य कारण भी है, इसको इतिहासकार ज्यादा तवज्जो देते हैं। सर्वमान्य कारण है, सर्वमान्य कारण, बाढ़ को सर्वमान्य कारण माना जाता है। ठीक, इसके बाद जलवायु परिवर्तन का मतलब है, ये आर.एल. स्टाइन और अमलानंद घोष ने ऐसा विचार व्यक्त किया है कि जलवायु परिवर्तन हुआ। अब देखें, इस विचार को हम व्याख्या ऐसे करते हैं कि जैसे जब शहरों का विकास हुआ होगा तो जाहिर सी बात है कि शहर को बसाने में बहुत सारे पेड़ काटे गए थे, वृक्षों को बहुत बड़ी संख्या में काटा गया होगा, और काटने के बाद महल वगैरह सब कुछ बनाए गए होंगे, तमाम जो शहर के जो व्यवस्थाएं हैं उसको स्थापित किया गया होगा। तो इससे स्पष्ट है कि जलवायु में परिवर्तन हुआ होगा, या तो बहुत गर्मी हो जाती रहेगी, या तो बहुत ठंडी हो जाती होगी, या बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी, या सूखा पड़ जाता रहा होगा। तो इस जलवायु परिवर्तन से ये प्रभावित रहे होंगे, ऐसा इतिहासकारों में आर.एल. स्टाइन और अमलानंद घोष का मानना है कि शहर बसाने में जो जलवायु परिवर्तन है, यानी जो मौसम का संतुलन है, वो बिगड़ गया होगा, ऐसा कार्य उन्होंने बताया। जैसे अभी अगर बड़ा मसला आपको याद होगा, उत्तराखंड में एक बाढ़ आई थी। उस बाढ़ में आप देखते हैं कि लोग बहुत बड़ी संख्या में मरे थे और लाश उत्तर प्रदेश तक भी आई थी। ये जलवायु परिवर्तन का ही एक मामला माना जा सकता है, क्योंकि जो जहां से पानी गुजरते थे, यानी जहां से पानी निकलने का रास्ता था, उन रास्तों पर भी होटल बना दिए गए थे। तो अब ऐसे दौर में जो तमाम व्यवस्थाएं बना दी गई है, उससे ये अवरुद्ध हो गया था, यानी जो निर्माण कार्य हुए उससे अवरुद्ध हो गए उसके रास्ते। तब ऐसे दौर में इतनी बड़ी भयंकर तबाही हुई। इससे एक स्पष्ट हम कर सकते हैं कि वास्तव में जलवायु परिवर्तन एक बड़ा मुद्दा रहा होगा, इसको कोई दो राय नहीं। इससे शहर तबाह हो गए। इसके बाद देखें हम यहां पर भूतात्विक परिवर्तन, भूतात्विक परिवर्तन या जल प्लावन किया जाना, यानी यहां इसका मतलब है कि भूकंप आ गया था। भूकंप की वजह से हड़प्पा सभ्यता का विनाश हो गया था। कुछ जगहों पर साक्ष्य भी मिले भूकंप का, इससे अनुमान लगाया गया कि इस सभ्यता का पतन हुआ होगा। इससे प्रशासनिक शिथिलता की बात जॉन मार्टन करते हैं कि भाई इतनी बड़ी सभ्यता थी तो उसको चलाने के लिए कोई प्रशासनिक व्यवस्था नहीं की गई थी। इनका यह मानना है कि उस सभ्यता को जो चलाया जा रहा था, उस सभ्यता में जो प्रशासन था वो एक व्यवस्थित प्रशासन नहीं था, उसमें एक शिथिलता आई। ऐसे दौर में जब अयोग्य लोग सत्ता में आए तो इससे इस सभ्यता का विनाश हो गया, वो उसको बचा नहीं पाए, उसको संभाल नहीं पाए। ये यहाँ ये मामला है कि प्रशासनिक शिथिलता की बात की जा रही है। इसके बाद के.यू.आर. कैनेडी महोदय, इन्होंने मलेरिया तथा अन्य महामारी को इसका साक्ष्य बताया है कि एक जगह से आप देखते हैं मलेरिया का भी साक्ष्य मिलता है। तो इससे और अन्य महामारी, अब यहाँ एक चीज हम स्पष्ट करते हैं कि ये कुछ ही जगहों पर रहा होगा, हर जगह नहीं था ऐसा मामला। तो ये कारण भी बहुत, नदियों का मार्ग परिवर्तन, ये बहुत बड़ी बात है, इसको हम मान सकते हैं। H.D. लैम्ब्रिक और माधव स्वरूप वत्स ने इसको स्पष्ट किया है। माधव स्वरूप वत्स है, यहाँ हम लोग स्पष्ट कर ले जा रहा, ये वत्स है, माधव स्वरूप वत्स इनका नाम। ठीक, इन्होंने ये बताया कि नदियों ने अपना मार्ग परिवर्तन कर दिया था। अब कभी आप पूछेंगे तो आपको जौनपुर में जो नदी, गोमती की जो नदी है, वो नदी पहले किले से सट कर जाती थी, बहती थी,
अब आप देखेंगे कि उसके बीच में बहुत गैप आ गया है, बहुत खालीपन दिख रहा है ना। तो जौनपुर में ही जल नदी ने अपना मार्ग परिवर्तन कर लिया। आप अपने गांव में भी जाएंगे तो आप देखेंगे कि बहुत से जगहों से जहां पर नदियों का पानी जाता था, अब उस जगह से ना होकर दूसरी जगह भी जा रहा है। ऐसा भी देखेगा नदियों ने अपना मार्ग परिवर्तन किया। वो इस नाते हुआ कि बार बार बाढ़ आता रहा होगा, उससे कटाव होती रही होगी, ये भी एक बड़ा कारण रहा होगा। तो नदियों का जो मार्ग परिवर्तन है ये भी बड़ा कारण है। दूसरा, सूखा। ये M.R. मुगल ने बताया है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन का मूल कारण सूखा था। उनका कहना था कि ये एक विकसित सभ्यता थी और जब सूखा पड़ गया तो इससे इस सभ्यता का विनाश हो गया। तो अब यहाँ पर हम स्पष्ट करते हैं कि यहाँ पर इतिहासकारों की तो विभिन्न राय दिख रही है, लेकिन अगर आपको स्पष्ट तरीके से मानना होगा तो ये कारण सबसे परफेक्ट दिखाई देता है। इसको सभी इतिहासकार मान्यता देते हैं कि बिल्कुल ये कारण रहा होगा, क्योंकि ज्यादातर आप शहर पढ़िए, सब किसी न किसी नदी किनारे आपको मिलेंगे। तो इस नाते स्पष्ट होता है कि ये एक प्रमुख कारण बिल्कुल रहा होगा। लेकिन यहाँ एक सवाल ये पैदा होता है जहन में कि जो शहर नदियों के किनारे नहीं थे वो कैसे उजड़े, ये भी एक सवाल का विषय है। तो हड़प्पा सभ्यता के पतन के विभिन्न कारण है, लेकिन स्पष्ट रूप से अगर हम कहें तो बाढ़ इसका एक सर्वमान्य कारण है, जिसके नाते शहर उजड़े। यानी एक विकसित सभ्यता का जो पतन हुआ है वो बाढ़ की ही वजह से हुआ है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता की देन की, यानी हड़प्पा सभ्यता ने विश्व को क्या दिया, कौन सी टेक्नोलॉजी वो लाए थे, कौन सी नई व्यवस्था लाए थे, उसकी हम बात करें। इस लेक्चर में हम हड़प्पा सभ्यता की देन की बात करेंगे कि हड़प्पा सभ्यता ने विश्व को दिया क्या है। यानी एक ऐसी विकसित सभ्यता जिसका अन्य लोगों ने अनुसरण किया है और साथ ही साथ भारत में कई शताब्दियों तक इस सभ्यता के जो व्यवस्थाएं थी उसका अनुपालन भी हुआ है। ऐतिहासिक संदर्भ में अगर हम देखें तो इसने भारतीय सभ्यता के क्रमिक विकास की श्रृंखला को तैयार करने का काम किया है। तो हड़प्पा सभ्यता के देन की, यानी विश्व को इसने दिया क्या, इसकी पहले चर्चा कर लेते हैं। देखें, हड़प्पा सभ्यता क्या थी? नगरीय सभ्यता थी। इस सभ्यता ने अपनी विशेषताओं का एक विशिष्ट स्थान बनाया था। इस सभ्यता ने मनुष्य के जीवन के हर पक्ष को प्रभावित किया था। यानी कोई एक पक्ष ऐसा नहीं इसको प्रभावित नहीं किया। इसने राजनीतिक पक्ष को भी प्रभावित किया था, सामाजिक पक्ष को भी प्रभावित किया था, धार्मिक पक्ष को भी प्रभावित किया था, आर्थिक पक्ष को भी प्रभावित किया था, कला एवं संस्कृति को भी प्रभावित किया है। तो ऐसे दौर में हड़प्पा सभ्यता का जो प्रभाव है वो मनुष्य के जीवन के हर क्षेत्रों में रहा है। अब इसके बाद इसने आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शन का काम किया था। और इस सभ्यता की जो प्रमुख देन है, अब इसकी चर्चा कर ले हम यहाँ। दशमलव प्रणाली पर आधारित माप तोल प्रणाली की बात कर लेते हैं। जो माप तोल प्रणाली थी इसकी हड़प्पा सभ्यता की आप जब पढ़ेंगे तो ये दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। इसी के आधार पर ये माप तोल इसका होता था। इसके बाद नगर नियोजन प्रणाली। हड़प्पा सभ्यता किस लिए फेमस थी? अपने नगर नियोजन प्रणाली के लिए फेमस थी कि जो पक्की सड़कें थी, इसके बाद नालियों का बेहतर प्रबंधन इन्होंने किया था, शहर एक बेहतर तरीके से बसाए गए थे। तो ऐसे दौर में जो इसकी नगर नियोजन प्रणाली थी उसका बहुत ज्यादा रोल था। इसके बाद बहुदेववाद का प्रचलन था इस समय। बहुदेववाद का मतलब क्या होता है? बहु का मतलब बहुत से देवताओं की आराधना से संबंधित जो सिद्धांत है वो बहुदेववाद कहलाता है। तो बहुदेववाद का प्रचलन, जैसे आप इस समय क्या देखते हैं, नाग की पूजा होती थी, पुरुष देवता की पूजा रुद्र का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा मातृ देवी की पूजा, साथ ही साथ जो
वो बनाए गए थे, जो लिंग बनाए गए थे उसका भी पूजा होता था। पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है, इससे पता चलता है कि शिव का पशुपतिनाथ के रूप में पूजा करते थे लोग। जल की पूजा करते थे, नाग की पूजा करते थे, वृक्ष की पूजा करते थे। पीपल इनका सबसे पवित्र वृक्ष माना जाता था। सूर्य की पूजा भी करते थे। स्वास्तिक के चिन्ह से स्पष्ट होता है कि ये सूर्य की पूजा करते थे। तो यही बहुदेववाद है। बहुदेववाद का मतलब है कि एक से अधिक देवता या कई देवताओं की जो आराधना होती है वो बहुदेववाद होता है। और एकेश्वरवाद का मतलब है कि एक ही देवता की आराधना होती है। यही जब आप वैदिक काल में जाते हैं तो हीनोथिज्म एक नया कॉन्सेप्ट आता है, यानी हर दिन एक विशेष देवता की जो आराधना होती है उसे हम हीनोथिज्म कहते हैं। और ये सिद्धांत मैक्स मूलर ने बताया था कि भारत में हीनोथिज्म की परंपरा रही है। सोमवार को किसी अलग देवता की पूजा होती है, मंगलवार को किसी अलग देवता की, बुधवार का, बृहस्पतिवार को, हर दिन आप देखते हैं कि एक अलग देवी देवता की पूजा होती है। उसी को उन्होंने इससे जोड़कर देखा था। तो भारतीय अध्यात्म में जो बहुदेववाद की संकल्पना है वो हड़प्पा सभ्यता से आरंभ हो जाती है कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं विभिन्न देवी देवताओं की उपासना करते थे। इसके साक्ष्य भी कई जगहों से मिले हैं। जो नारियों की मृग मूर्तियां मिली उससे भी स्पष्ट होता है कि वास्तव में इनकी पूजा करते थे। पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है, उससे भी स्पष्ट होता है। इसके बाद योग का प्रचलन हो गया था इस कालखंड में, योग की बात हो रही थी। तो बहुदेववाद इसकी हमने बात कर ली। योग का प्रचलन, मूर्ति पूजा, देखिए हड़प्पा सभ्यता से ही मूर्ति पूजा का आरंभ हुआ था। यहां से विश्व को कई और भारत को भी कई कला शैलियों से आगे चलकर परिचित होने का अवसर मिलता है। यानी जो मूर्तियां इस कालखंड की बनाई गई थी उसने एक आदर्श मानक अन्य सभ्यताओं संस्कृति के लिए पेश किया। जैसे आगे चलकर हम देखते हैं कि मथुरा शैली और गांधार कला शैली मूर्ति कला से ही संबंधित थी। फिर बाद में मूर्ति कला की और भी शैलियां देखने को मिलती है। तो ये प्रभाव हड़प्पा सभ्यता में दृष्टिगोचर होता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास, हड़प्पा सभ्यता में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास हुआ था। आप देखते हैं कि हार्वेस्टर का भी साक्ष्य मिलता है। साथ ही साथ जो उनकी टेक्नोलॉजी थी वो बहुत एडवांस दिखाई देती है। तो बिल्कुल वो विज्ञान और तकनीक से परिचित थे, तभी वह सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, क्योंकि उस ग्रिड पद्धति पर बनाई गई सभ्यता थी। तो ऐसे दौर में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का भी इस्तेमाल कर रहे थे। पक्की ईंटों का प्रयोग करना सबसे पहले हड़प्पावासी शुरू किए थे। हड़प्पावासी किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? पक्की ईंटों का। कालीबंगा एक ऐसा स्थल है जहां पर कच्ची ईंटों का भी साक्ष्य मिलता है। तो पक्की ईंटों का इस्तेमाल ये करते थे। यहां से अन्य देश भी प्रभावित हुए और भारत में भी आने वाले समय के जो कालखंड के जो लोग थे वो भी प्रभावित थे। बाढ़ से बचने के उपाय की ये बात कर रहे थे कि बाढ़ से कैसे बचा जाए। अब ऐसे दौर में इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बाद में भी होता है। इसके बाद जो उत्तम प्रबंधन है नालियों का, यहां हम स्पष्ट कर लें, ये नालियों का है। नालियां जानते हैं ना, तो नालियों का इन्होंने उत्तम प्रबंधन किया था कि कैसे नालियों को स्टेबल किया जाए। मतलब शहरों में नालियां एक बड़ी समस्या तो रही है, तो नालियों का इन्होंने उत्तम प्रबंधन किया। कपास की खेती यही शुरू होती, इसी नाते इसको क्या कहा जाता था? सिंडन बोला जाता था। सिंडन। हड़प्पा सभ्यता अपनी कपास की खेती के लिए भी बहुत प्रसिद्ध थी।
और इसने पूरे विश्व को भी प्रभावित किया इस क्षेत्र में कि कपास की खेती को प्रोत्साहन मिला। यहाँ से भैंस पालन और मुर्गी पालन इसने भी बहुत ज्यादा प्रभावित किया हड़प्पा सभ्यता को। साथ ही साथ समाज के एक और पक्ष को भी प्रभावित किया, क्योंकि आप देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में यहाँ हम समझते हैं हड़प्पा सभ्यता में ये नाली देखे वर्ग विभाजन पर आधारित व्यवस्था थी। ये वर्ग विभाजन पर आधारित है। वर्ग विभाजन, वर्ग विभाजन पर आधारित थी ना। आपने पढ़ा था कि जो हड़प्पा कालीन समाज था वो वर्ग विभाजित था। तो ये वर्ग विभाजित जो था, इसमें सबसे प्रथम स्थान पर विद्वान थे, विद्वान, दूसरे स्थान पर योद्धा, तीसरे स्थान पर व्यापारी थे और चौथे स्थान पर शिल्पकार थे। शिल्पकार और पांचवें स्थान पर श्रमिक थे। अब इससे इतिहासकारों ने ये अनुमान लगाया कि यही जो वर्ग आधारित व्यवस्था थी ये वर्ण आधारित व्यवस्था होगी। यानी हड़प्पा सभ्यता ने समाज के इस वर्ग को भी प्रभावित किया। वर्ग विभाजन की जो व्यवस्था थी उसको वर्ण विभाजन की तरफ लेकर जाते हैं। ठीक, अध्यात्म से भी ये परिचित कराते हैं। तो ऐसे दौर में हड़प्पा सभ्यता ने पूरे विश्व को कई क्षेत्रों में प्रभावित किया और भारत को भी। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम वैदिक काल की चर्चा करेंगे कि वैदिक कालीन जो समाज था, संस्कृति कैसा था, और साथ ही साथ ये ग्रामीण संस्कृति और हड़प्पा कालीन शहरी संस्कृति की विशेषताओं पर भी हम चर्चा करेंगे, ताकि लेक्चर क्लियर हो कि असल में हड़प्पा कालीन संस्कृति और वैदिक कालीन संस्कृति में क्या अंतर रहा होगा। धन्यवाद।